गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय। देखिए गॉस थ्योरम कहती है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing out normal from any closed surface of any shape is equal to 1/epsilon naught times of total charge enclosed by the surface। हिंदी में इसको बोलेंगे किसी बंद पृष्ठ से बाहर की ओर निकलने वाला अभिलंबवत कुल फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर घिरे हुए कुल आवेश का 1/epsilon naught टाइम्स होता है। अब इसमें देखिए बार क्या कह रहा कि जो किसी भी बंद पृष्ठ से यानी क्लोज्ड सरफेस, तो पहले ही ध्यान देंगे कि गॉस थ्योरम के लिए एक शर्त क्या हो गई कि सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। किसी क्लोज्ड सरफेस से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है उसको निकालने के लिए उन्होंने थ्योरम बनाई। तो इस थ्योरम का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? क्लोज्ड सरफेस के लिए। तो जब भी गॉस थ्योरम का हम लोग यूज़ करते हैं तो जो भी चार्ज दिया हो वो चार्ज किसी सरफेस के अंदर होना चाहिए, ये पहली शर्त है। सरफेस के अंदर चार्ज होगा तभी उससे निकलने वाली रेज बाहर आएंगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई हम ऐसा सरफेस ले रहे थे जिसमें चार्ज नहीं था, चार्ज बाहर था, ठीक है, तो उस सरफेस से रिलेटेड कोई फ्लक्स नहीं आ रहा था, उसकी वैल्यू 0 आ रही थी। गॉस थ्योरम भी यही कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और इसी सरफेस को हम लोग क्या बोल देते हैं? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। तो जब भी हम गॉस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमें चार्ज को सबसे पहले एक सरफेस के अंदर घेरना होगा, बंद करना होगा। अगर सरफेस के अंदर चार्ज है तो ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में, और नहीं है तो हम अपनी तरफ से एक चार्ज सरफेस को पहले एज्यूम करेंगे, एक कल्पना करेंगे कि हमारा चार्ज घिरा हुआ है, तब इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा एनी शेप, यानी इसमें शेप की कोई कंडीशन नहीं है कि चार्ज जिस सरफेस के अंदर है वो शेप कैसा होगा, उस शेप की कोई कंडीशन नहीं है। इज इक्वल टू 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। तो टोटल फ्लक्स, किसी भी सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स जो होगा, यानी इसको हम लोग फार्मूले के फॉर्म में लिखें तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स, ठीक, या इंटीग्रेशन ऑफ E.ds जो निकालते थे, E.da या E.ds टोटल इंटीग्रेट कर दिए, टोटल ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। तो ये दोनों चीज़ किसके इक्वल है? तो इनका कहना है कि ये इक्वल होता है 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। उस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज होंगे उनका 1/epsilon naught टाइम्स कर दीजिए, उतने ही फ्लक्स आएगा। तो ये बहुत आसान सा फार्मूला हमको एक दे दिया था इन्होंने, जिसकी हेल्प से हम लोग बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आप इन थ्योरम को याद रखिए। सबसे पहले क्या क्या ध्यान देना है कि चार्ज हमारा सरफेस के अंदर होना चाहिए, सरफेस किसी भी शेप का हो, अगर शेप को हम चेंज कर देते हैं तो उससे टोटल फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ कि ये इस्तेमाल तभी करेंगे जब चार्ज सरफेस के अंदर हो और उस सरफेस का जितना चार्ज हो उन सारे चार्ज का हमें टोटल करना है, ठीक। तो ये 3 बातों को आपको ध्यान रखना है गॉस थ्योरम को अप्लाई करने से पहले। अच्छा, अब देखिए इस थ्योरम के हम लोग कैसे अप्लाई करके कितनी आसानी से क्वेश्चन को निकालते हैं। सपोज कर लिए हमारे पास ये कोई सरफेस है किसी भी शेप का, और हमारे पास कुछ चार्ज हैं +3Q, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है +3Q, एक चार्ज यहाँ पे मान लिए -Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है +2Q, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है -5Q, एक चार्ज यहाँ पर है +3Q, ठीक। क्वेश्चन है इस सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा? इस सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितना होगा? और ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स जो है वो है आपका
3Q अपान एप्सिलॉन नॉट, बी हो गया 2Q अपान एप्सिलॉन नॉट, सी ऑप्शन है माइनस का 5Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और डी ऑप्शन हो गया आपका 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जब भी कोई सरफेस हो और उस सरफेस से रिलेटेड आपको फ्लक्स पूछे कि उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास आउट हो रहा है, तो क्या करना होगा, उस सरफेस के अंदर जो चार्ज है हम उसको देखेंगे। यानी इस क्वेश्चन के लिए हम इन चार्ज को शामिल नहीं करेंगे, हमें इन चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताना था। तो हम केवल उस सरफेस के अंदर के चार्ज को लेंगे। तो सारे चार्ज का टोटल कर लीजिए, तो 3 + 2 5 हो गया, माइनस Q यानी 4। तो टोटल चार्ज हमारे पास 4Q हो गया, और टोटल चार्ज का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 4Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक। सेकंड क्वेश्चन है, अगर कहता है R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस है हमारे पास, और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है +Q। R रेडियस का एक गोला है, उसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है प्लस का Q। अगर नॉर्मली इस तरह से पूछे इस गोले से निकलने वाला टोटल फ्लक्स बताइए, तो क्या होगा आंसर, इस गोले से बाहर की ओर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, गॉस थ्योरम कहती है कि 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और इस गोले के अंदर कितना चार्ज है उसको ले लिया जाए। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि R रेडियस का एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पर चार्ज Q है, इससे फ्लक्स बाहर निकल रहा था। अगर इस गोले की रेडियस को हमने डबल कर दिया, गोले की साइज हमने बढ़ा दी, इसकी रेडियस डबल कर दी, तो अब इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। बी ऑप्शन है हाफ हो जाएगा, सी ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड यानी अपरिवर्तित रहेगा, और डी ऑप्शन है 0 हो जाएगा। बताइए। देखिए हम लोगों ने क्या बोला था कि शेप को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसका रीजन भी आप फील कर सकते हो कि भाई ये जो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज से निकलने वाली जो रेस थी वो ऐसे थी, मान लीजिए रेस ऐसे जा रही थी, ये आगे फैलती चली जाएंगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज निकल रही थी। अगर आपसे पूछा जाता कि ये जो छोटा गोला है इससे निकलने वाली रेस कितनी है, तो आप काउंट करते, कहते भाई इतना फ्लक्स है। अगर बोलता कि इसकी साइज हमने बढ़ा दी, तो साइज बढ़ा देने से क्या ये नंबर ऑफ लाइंस चेंज हो गई? नंबर ऑफ लाइंस तो वही है, जितनी लाइन आप यहाँ पे काउंट करोगे उतनी लाइन आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो शेप चेंज करने से, साइज चेंज कर देने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। बस फर्क क्या है, क्यों नहीं आ रहा कि जैसे जैसे इसका शेप चेंज हो रहा है नंबर ऑफ लाइंस वही रहेंगी, हाँ उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम हो रही है। भाई एरिया बढ़ी तो इंटेंसिटी भी तो कम हो रही है, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E.D। आप कहोगे पहले गोला छोटा सा था, इसकी एरिया कम थी, अब आपने गोला बड़ा कर दिया, एरिया बड़ी हो गई, तो फ्लक्स सेम कैसे हुआ? तो एरिया अगर बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम भी तो हो रही है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितने ज़्यादा होगा इस चार्ज की वजह से, और यहाँ पर निकालेंगे इतनी दूर, इंटेंसिटी कम हो गई। तो जैसे जैसे ये दूर जा रही है इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है कि किसी भी सरफेस की एरिया अगर हम चेंज कर दें, उसका शेप चेंज कर दें, साइज चेंज कर दें, लेकिन चार्ज को चेंज ना करें, उसके सरफेस के अंदर चार्ज उतना ही हो, तो उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा रिमेन अनचेंज्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक चार्ज है, उसको एक क्यूब, ये हमारे पास एक क्यूब है, चलिए इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, एल साइड वाला ये कोई क्यूब है, और इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है +Q। ठीक है, तो इस क्यूब से
बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स क्या होगा। देखिए 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यूब, क्यूब से बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स। ऑप्शन दे दिया जाए Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, डी ऑप्शन है Q अपान 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और पहला ऑप्शन हमारा हो गया। इसमें सब में कैपिटल क्यू कर लीजिएगा, वहाँ कैपिटल क्यू लिखा हुआ है, Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखते हैं फिर एक साथ बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी डायग्राम के लिए टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के किसी एक फलक से, किसी एक पृष्ठ से निकलने वाला टोटल फ्लक्स। ऑप्शन Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 6L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, QL स्क्वायर अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। तीसरा क्वेश्चन, टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम टू अपोजिट फेसेस। ऑप्शन लिख दिया जाए Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 3L स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 फेसेस दिए थे, यहाँ 2 कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए। गॉस थ्योरम कहती है कि अगर चार्ज किसी सरफेस से घिरा हुआ हो, किसी सरफेस के अंदर हो, तो उस सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स किसी भी डायरेक्शन में, सब सारे डायरेक्शन में मिलाकर टोटल फ्लक्स कितना होता है, 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज क्यू। शर्त ये है कि वो शेप, किसी भी शेप का हमारा सरफेस हो, उससे कोई मतलब नहीं। तो कह रहा हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर आएगा। देखिए टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम क्यूब, क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स, और वो टोटल फ्लक्स किधर जा रहा है, क्यूब की 6 फेस होते हैं, 6 फेस से बाहर निकल रहा है। तो टोटल फ्लक्स कितना निकलेगा, तो गॉस थ्योरम सिंपल से कहती है 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। पहला तो सही हो गया। सेकंड पूछ रहा है किसी एक फेस से कितना निकलेगा, तो हम कह रहे हैं यहाँ पे जो भी चार्ज निकल रखा हुआ है, इस चार्ज से जो रेज निकल रही हैं, जो लाइट निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज, वो हर डायरेक्शन में निकलेंगी। जैसे इस कमरे की बात की जाए कि इस कमरे में अगर बीचों बीच में एक बल्ब जल रहा हो, तो उसकी जो लाइट रे है वो चारों दीवारों पर भी पड़ रही हैं, चारों दीवारों से बाहर जाना चाहती हैं, छत पे भी पड़ रही है, फर्श पे भी पड़ रही है। टोटल 6 फेस हो गए और इन 6 फेस से टोटल लाइट बाहर निकल रही है। तो पूरी लाइट कितनी बाहर निकलेगी, तो गॉस थ्योरम बताया किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स बाहर निकलता है वो तो 1 अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी एक फेस से कितना निकला, तो हम कहेंगे भाई टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है वो इतना है, और ये फ्लक्स 6 अलग अलग रास्तों से निकल रहा है, 6 फेस से निकल रहा है, सारे फेस एक जैसे होते हैं। तो किसी एक फेस से कितना निकला, इसका 6 टाइम डिवाइड कर लो, यानी टोटल फ्लक्स में 6 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा Q अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर सही। तीसरा कह रहा है किसी 2 फेस से कितना निकल रहा है, तो टोटल हमारे पास इतना है, किसी एक फेस से इतना था, तो 2 फेस से कितना हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q अपान 3 आ जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन नहीं होगा, गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 3 कर दीजिए, Q अपान 3 एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर हो गया। ठीक, क्यूब के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज कर दें। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ था, अब अगर इसके सेंटर पे ना रखें, चलिए दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, छोड़िए।
अभी हमने देखा जब चार्ज सेंटर पे रखा हुआ था तो उस समय किसी एक फेज से यानी एक फ्लक्स से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, किसी दो फेज से कितना निकल रहा और टोटल कितना निकल रहा है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है और इस बार जो चार्ज है वो हमने क्या किया, किसी एक फेज़ के मिड पॉइंट पर रख दिया। कोई भी एक फेज़ ले लो, उस फेज़ के मिड पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है क्यू। ठीक, तो इस पूरे क्यूब से निकलने वाला आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना फ्लक्स होगा, कैसे इसको निकाला जाए। गॉस थ्योरम क्या कहती है, किसी सरफेस से घिरा हुआ चार्ज हो तो उस सरफेस से आउटवर्ड डायरेक्शन में जितना फ्लक्स निकलता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो चार्ज रखा हुआ है, फील करो इसको कि एक क्यूब है और इस क्यूब के इस यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो ये चार्ज सरफेस से घिरा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इस चार्ज को हमें घेरना होगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, कल्पना करेंगे कि यहाँ पर एक क्यूब होता सेम इसी साइज का एक क्यूब हमने और बनाया। ठीक, एक क्यूब यहाँ पर था, इस जगह पर यहाँ पे चार्ज रखा था, बगल से हमने एक क्यूब और लगा दिया। अब चार्ज क्या हो गया, घिर चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस चार्ज को हम इसके क्यूब के सेंटर पर शो करें, तो इसके लिए आपको कम से कम कितने क्यूब लगाने पड़ेंगे, कितने क्यूब जोड़ने पड़ेंगे, टोटल करके देखिए। डिज़ाइन बनाइए इसकी, एक इसका फिगर बनाइए और एक हम लेते हैं कि हमारे पास एक क्यूब है और जो चार्ज है उसके किसी एक कॉर्नर पे रखा हुआ है इस जगह पर, और सपोज़ कर लो कि जो चार्ज है वो +8 क्यूब का एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस क्यूब से निकलने वाला टोटवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में कितना फ्लक्स निकल रहा है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, तो ये जो हमारा फिगर था पहला वाला कि सरफेस के एक फेस के बीचों बीच में हमारा चार्ज रखा हुआ था, इस समय हमारा चार्ज चारों तरफ से घिरा हुआ है और ये जो हमारा डायग्राम बन रहा सिमेट्रिकल डायग्राम सममितीय आकार का, उसके हिसाब से कहीं से भी आप देखेंगे तो बिल्कुल सेंटर में चार्ज आ गया। अब इस चार्ज से निकलने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा, क्योंकि चार्ज तो पहली बार तो घिर चुका है, और अब इस टोटल सरफेस से जिसके अंदर ये चार्ज घिरा हुआ है निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, गॉस थ्योरम कहती है 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज। इतना फ्लक्स निकलेगा। लेकिन ये फ्लक्स किधर निकलेगा, ये फ्लक्स तो हमने ये एज्यूम किया है इसको सरफेस कहते हैं, ये जो सरफेस है इसके हिसाब से हम चल रहे हैं। यहाँ से इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, हर तरफ डायरेक्शन में जा रही है। तो ये जो डायग्राम आपने ये तो एक्स्ट्रा बनाया हुआ था ना भाई, क्यूब हमारे क्यूब के सरफेस पे यहाँ पे चार्ज था और बोला था इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स बताइए, तो इस क्यूब से जो भी फ्लक्स निकलेगा वो इधर जाएगा, इधर तो है ही नहीं कुछ। ये तो हमने कल्पना करके यहाँ पे एक क्यूब और जोड़ा ताकि चार्ज घिर जाए, फिर हम गॉस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। अगर चार्ज घिरा होता यानी यहाँ पे एक क्यूब और होता लंबा से, क्यूबाइड बन जाता, तो उस क्यूबाइड के हिसाब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलता, 1/ε0 क्यू। अब चूँकि ये इतना हिस्सा तो है नहीं, आधा हिस्सा, तो सिर्फ आधे हिस्से से फ्लक्स निकल रहा था, तो आधे हिस्से से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो इसका हाफ कर दीजिए, आ गया आंसर Q/2ε0, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके देखिए जरा। इस क्वेश्चन कह रहा है कि चार्ज जो रखा हुआ है हमारे क्यूब के कॉर्नर पर है। देखिए, इन सब फिगर को थोड़ा सा मन में फील करना पड़ेगा। क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पर एक चार्ज है, तो इस चार्ज को घेरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एक क्यूब बगल में और सटा दिया मान लीजिए। ये सब फिगर देखिए 3D फिगर हैं, इनको फील करना पड़ेगा। हमने बगल में एक क्यूब को और सटा दिया, तो क्या ये चार्ज घिर गया, नहीं घिरा। आप फील करिए कि एक क्यूब यहाँ पे था, इस बार चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इसके कॉर्नर पर, बगल में एक क्यूब और लगा दिए तो अभी भी चार्ज घिरा नहीं, अभी चार्ज ऊपर है सरफेस पर, तो हमने ऊपर भी 2 क्यूब बनाया। देखिए अब कितने क्यूब हो गए, 4। हमारा चार्ज था वो कहाँ पे था, कॉर्नर पर। अभी पीछे कॉर्नर बना हुआ था, इसको समझाने के लिए मान लीजिए हम इस कॉर्नर पे ले रहे हैं, इस कॉर्नर पर ये 8 क्यू चार्ज है,
बोर्ड के हिसाब से समझिए कि क्यूब रखा था, इस क्यूब के इस कॉर्नर पे चार्ज है, तो बगल में हमने एक क्यूब लगाया, अभी चार्ज नहीं गिरा। ऊपर हमने एक क्यूब लगाया, इधर भी लगाया, अभी भी चार्ज नहीं गिरा हुआ है। चार्ज हो गए, 4 क्यूब हो गए, ये सेंटर पे तो आ गया लेकिन अभी एक फेस पर है। तो इसी तरह का 4 क्यूब जो है इसके सामने और ला के रखो बगल से। जैसे अगर ये पिछले वाले पर होता तो पीछे वाला सरफेस तो ओपन है, तो इसके पीछे 4 क्यूब और लगा देंगे, तब जाके बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो इस चार्ज को सेंटर पे घेरने के लिए हमें कितने क्यूब की जरूरत पड़ी? 8। और टोटल जब 8 क्यूब हो गए तो ये चार्ज क्या आ गया? बिल्कुल सेंटर पे आ गया। और ये पूरा जो सरफेस है उस सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा, यहाँ से जो फ्लक्स निकलेंगे वो टोटल कितने क्यूब से निकलेंगे? 8 क्यूब से। तो 8 क्यूब से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज कितना है? 8 क्यूब। ये जो 8 की ये फ्लक्स निकल रहा है, ये फ्लक्स किससे निकलेगा? टोटल 8 क्यूब से, जिसमें से 7 क्यूब तो हमने एज्यूम किया था। क्वेश्चन तो मेन ये था कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो जब 8 क्यूब से निकलने वाला टोटल फ्लक्स इतना हुआ तो किसी एक क्यूब से कितना निकलेगा? तो इसमें हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब इज इक्वल 1/ε0 टाइम्स ऑफ 8 क्यूब डिवाइडेड बाई 8 से 8 कैंसिल हुआ, 1/ε0 क्यूब। अगर यहाँ पर चार्ज 8 क्यू ना दिया होता तो यहाँ पर क्यू आता, हमारा आंसर Q/8 आ जाता। ठीक है, तो ऐसे फिगरों को आपको फिल करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए एक सिलेंडर हमारे पास है, ये L साइड का सिलेंडर है और इसके फेस के सेंटर पर यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। फेस के सेंटर पर हमने एक चार्ज रख दिया, बोला इस सिलेंडर से पास आउट होने वाला टोटल फ्लक्स बताइए। तो इस चार्ज से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा। तो इसके अंदर कितना फ्लक्स गुजर रहा है, यहाँ से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जो निकलने वाला फ्लक्स है टोटल इसी के अंदर आ रहा, कुछ फ्लक्स इधर भी जा रहे थे। और कि कोई भी चार्ज कितना टोटल फ्लक्स निकाल सकता है? 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। तो इसमें कितना गया? जिसके लिए क्या करेंगे, ऐसा ही एक सिलेंडर इधर एज्यूम कर लो। ठीक, सिमेट्रिकल डायग्राम बना लेते हैं। अब ये हमारा पूरा इतना बड़ा एक सिलेंडर हो गया 2L लेंथ का, और उस सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच में ये हमारा सिलेंडर हो गया। इसके बिल्कुल बीचों बीच में अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस चार्ज से रेज बाहर आएंगी, इसके कर्व सरफेस से इधर से निकलेंगी, इधर से निकलेंगी। ठीक, तो कर्व सरफेस से जो रेज निकलेंगी, ये कर्व सरफेस का फेस ऐसे रेज बाहर आई, इधर का फेस इधर रेज बाहर आई। तो टोटल इस पूरे दोनों को मिला के यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा हर डायरेक्शन में? तो गॉस थ्योरम कहती है कि जब भी किसी सरफेस के अंदर चार्ज बंद हो, घिरा हुआ हो, तो उस सरफेस से टोटल आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फ्लक्स निकलता है वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज होता है। तो टोटल फ्लक्स तो इतना हो गया, लेकिन ये फ्लक्स इन सबको मिला के हम बता रहे हैं, जिसमें से आधा पार्ट हमने एज्यूम किया हुआ था, तो इसको आधा कर दो, Q/2ε0। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इस सरफेस से, इस सिलेंडर सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स Q/2ε0। तो जहाँ भी देखिए चार्ज घिरा ना हो, अगर चार्ज आपका ओपन एरिया में है, क्योंकि कोई सिंपल इसको मन में देखिए एक बल्ब मान लिया करिए, यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, तो इस बल्ब की रोशनी इसमें से कितनी जा रही है, कितनी रोशनी पास हो रही है, हमें ये पूछ रहा है। तो हम कहेंगे भाई यहाँ से जो टोटल रोशनी निकल रही है पहले उसका पता लगा लिया जाए, और टोटल कितना निकलेगा वो हमको गॉस ने बता रखा है, किसी भी चार्ज से इतना फ्लक्स निकलता है। अब ये सारी की सारी रोशनी क्या इसी में जा रही है लाइट? नहीं, इधर भी जा रही थी, 2 हिस्से में लाइट हमारी डिवाइड हो रही थी। तो इसमें कितनी गई? तो हम कहेंगे जितना टोटल निकला उसका आधा कर लो। इसी तरह यहाँ पे कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ था, तो यहाँ से जो बल्ब है इससे रेज सभी डायरेक्शन में निकलेंगी, तो इसके अंदर कितनी जा रही हैं? तो हम कहेंगे पहले इसको बंद करो, घेरो। तो हमने एज्यूम किया कि इसके अगल बगल ऐसे लगा दिए तो ये सेंटर पे आ गया, लेकिन अभी ये समझ लो एक तरह से स्क्वायर के सेंटर पे आया। अब इसके जस्ट पीछे या आगे समझ लो कि हमने 4 और रख दिए, तो बिल्कुल बीचों बीच में अंदर घिर गया। अब वो चार्ज जो घिरा हुआ है तो उससे निकलने वाली टोटल जो लाइट होगी वो 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज होगी। और किसी एक क्यूब से कितना निकला? तो टोटल क्यूब थे 8 से डिवाइड कर दो, किसी एक क्यूब से मालूम होंगे आंसर। ठीक है, तो इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। फिगर को आपको फिल करने पड़ेगा, और शर्त क्या है कि सबसे पहले तो चार्ज को आपको घेरना है, क्योंकि जब तक चार्ज किसी सरफेस से इनक्लोज नहीं होगा हमारी गॉस थ्योरम लागू नहीं होगी। ठीक है, तो शेप चेंज करने से भी हमने देखा, शेप चेंज करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखा हो
किसी क्यूब के एक फेस के चार्ज रखा हो और किसी क्यूब के सेंटर पर चार्ज रखा हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने देखे। तो ये तो हो गया गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग यानी गॉस थ्योरम का हम लोग कैसे यूज़ करेंगे और बहुत से टफ क्वेश्चन को कितनी आसानी से निकालेंगे। देखिए पिछली क्लास में उन्होंने पढ़ा था कि अगर हमारे पास मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ की एक कंडक्टिंग रॉड है, इसकी लेंथ एक्चुअल में इनफाइनाइट है, इधर भी काफ़ी दूर तक जाएगी, इधर भी। ये हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ की एक रॉड है जो चार्ज्ड है, इसको चार्ज किया गया है, आवेशित किया गया है। तो अनंत लंबाई की एक आवेशित छड़ हमारे पास है और इस पर टोटल लेंथ कितनी है, बोला इनफाइनाइट है। टोटल चार्ज कितना है वो भी हमको नहीं बता रहा, इतनी हिंट दे रहा कि हाँ अगर इसकी यूनिट लेंथ अगर आप लोगे तो उस पर चार्ज कितना है वो हम बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास एक अनंत लंबाई की छड़ है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। ठीक, ये तो हिंदी वर्ड हो गया, आवेश का रेखीय घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसको सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट लेंथ, एकांक लंबाई में आवेश। क्योंकि टोटल लंबाई इसकी बहुत ज़्यादा है, टोटल चार्ज कितना दिया गया ये भी हमको नहीं बता रहा, तो इतना बता रहा कि इसकी यूनिट लेंथ अगर आप लेते हो तो उस पर चार्ज कितना होगा, लैम्डा। अब कह रहा है कि इस रॉड को चार्ज किया गया था, ये पूरी चार्ज है हमारी, मान लीजिए। अब इस रॉड की वजह से आर डिस्टेंस पर, इधर या इधर कहीं भी, कह रहा आर डिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, कह रहा ये एक पॉइंट है पी। आप इस पॉइंट पर इस पूरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो इसकी जो प्रूविंग है नॉर्मल मेथड से भी हमने बताया था होती है, बोर्ड लेवल में कराई जाती है। फिलहाल हम लोग गॉस थ्योरम से लगाएंगे इस क्वेश्चन को, कितनी आसानी से देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगा। तो करना क्या है, गॉस थ्योरम अगर अप्लाई करना चाहते हो तो गॉस थ्योरम का हमने आपको रूल बताया कि गॉस थ्योरम तो तब अप्लाई होती है जब चार्ज हमारा किसी सरफेस के अंदर घिरा हो। तो जब भी हम इसको अप्लाई करेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, तो कोशिश करिएगा कि जो चार्ज दिया हुआ है वो चार्ज किसी 3D फिगर यानी सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, कोन, ठीक है, स्फीयर, इस तरह के सरफेस से घिरा होना चाहिए। और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है वो पॉइंट उस सरफेस के बाउंड्री पर हो, उस सरफेस के ऊपर हो। और सरफेस आपको ऐसा बनाना है, 3D फिगर को वो फिगर लेना है जिससे ये जो चार्ज है सब इस पॉइंट से होता हुआ जब आप सरफेस खींचोगे, यानी चाहे सिलेंडर सरफेस खींचें, क्यूबिकल सरफेस खींचें, वो जो पॉइंट है वो चार्ज से क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए, सिमेट्रिकल शेप बनना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये पूरा चार्ज दिया हुआ भरा हुआ है, तो इस P पॉइंट से होता हुआ एक ऐसा सरफेस खींचिए जिससे चार्ज घिर जाए। तो अगर इस P पॉइंट से होता हुआ हम क्यूब खींचना चाहें तो क्यूब कितना बड़ा बनाएं जिससे चार्ज बीच में आ जाए और ये पॉइंट क्यूब के सरफेस पे आए। दिक्कत होगी, स्फीयर अगर बनाते हो इस P पॉइंट से होता हुआ, चाहे इतना बड़ा स्फीयर बनाओ तो ये पूरा चार्ज नहीं गिर पाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस P पॉइंट का एक रिफ्लेक्ट पॉइंट यानी इसका एक प्रतिबिंब इधर बनाते हैं, इसको हमने P डैश मान लिया। अब इन दोनों पॉइंट से हमने एक लाइन खींची और एक कल्पना की कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का, ये सिलेंड्रिकल शेप हमने कल्पना कर लिया। ठीक है, तो हमने एक कल्पना की कि हमारा ये जो चार्ज है, पूरा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है रॉड पे जो चार्ज फैला हुआ, इस रॉड को हमने क्या किया, कल्पना किया कि एक सिलेंडर से ये घिरा हुआ है, सिलेंडर के बिल्कुल बीचों बीच में ये रॉड रखी हुई है। इससे क्या होगा, इस रॉड से यानी इस चार्ज से उस सरफेस की जो डिस्टेंस होगी हर जगह पर इक्वल आएगी, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। ठीक, अच्छा अब मान लो कि रॉड की लेंथ तो बहुत लंबी दिया था, अनंत लंबाई की बोल रहा था, हमने सिर्फ एल लेंथ को घेरा है, ये लेंथ एल है, तो हमने जो कल्पना की है सिलेंडर की, जो गॉसियन सरफेस हमने खींचा वो भी एल लेंथ का हो गया, एल हाइट का।
ठीक है। अब क्या करना है, अब गॉस थ्योरम को अप्लाई किया। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो आपने कल्पना किया, जो गॉस पृष्ठ बनाया है, गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो लिखेंगे टोटल फ्लक्स पासिंग आउट सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम किया है, कल्पना किया है, इस सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए जो होगा वो कितना होगा, तो हमें मालूम है 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। थ्योरम याद रखिएगा कि इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज घिरा हुआ है। तो देखिए यूनिट लेंथ का चार्ज कितना दिया था, लैम्डा। तो जब एल लेंथ आपने लिया तो एल लेंथ का चार्ज कितना हो गया, चार्ज इन गॉसियन सरफेस। वो जो गॉसियन सरफेस आपने कल्पना किया है जिसके अंदर इसको घेरा, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज था, तो एल लेंथ में कितना चार्ज हो गया, लैम्डा इंटू एल। इतना चार्ज हमने घेरा हुआ है। तो यहाँ थ्योरम लगाइए, गॉस थ्योरम क्या कहती है, टोटल फ्लक्स 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, ये हो गया लैम्डा इंटू एल। यानी गॉस थ्योरम के हिसाब से टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये आएगी। अब जरा टोटल फ्लक्स हम निकालने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा कहाँ से निकलेगा, सिलिंड्रिकल शेप है, इस सरफेस से बाहर निकलेगा, इस सरफेस से बाहर निकलेगा और इसके कर्व सरफेस से बाहर निकलेगा। अगर इस सरफेस की बात की जाए, ये एक एरिया एलिमेंट मानेंगे, इसका फेस एरिया वेक्टर ऊपर काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव रॉड है, ये पूरी ऐसे जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, ये इधर काम करेगा एंगल 90। इधर कोई सरफेस लेते हैं तो एरिया वेक्टर नीचे काम करेगा, इसका फेस नीचे है और इस प्लस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में काम करेगी। अगर इसका कर्व सरफेस लेके देखा जाए, मान लो यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया, इसका फेस इधर हो गया एरिया वेक्टर, और इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगी। इधर कहीं लिए होते इधर काम करता। तो 3 फेस है, तीनों हमने ले लिया। अब हम टोटल फ्लक्स को निकालने जा रहे हैं कि जो टोटल फ्लक्स है ये 3 पार्ट में निकलेगा। फ्लक्स आउटवर्ड सरफेस प्लस फ्लक्स, सॉरी पूरा ले देते हैं, ई डॉट डी ए आउटवर्ड सरफेस प्लस ई डॉट डी ए डाउनवर्ड सरफेस, डाउनवर्ड फेस ये हो गया आपका अपवर्ड फेस, प्लस टोटल फ्लक्स फ्रॉम कर्व सरफेस। इन तीनों को मिला के हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे टोटल फ्लक्स मिला के कितने होने चाहिए, 1/λ L, 1/ε0 लैम्डा एल। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए। देखिए अपवर्ड में देखोगे कि अपवर्ड डायरेक्शन में ई और डी ए के बीच का एंगल 90 है, तो यहाँ पे जब ई डॉट डी ए की सॉल्व करेंगे, ई डी ए कॉस 90, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। यहाँ से कोई फ्लक्स बाहर नहीं आया। डाउनवर्ड में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90, इसकी वैल्यू भी आ गई आपको 0। प्लस इसमें देखिए ई डॉट डी ए कर्व सरफेस से कहीं निकालेंगे तो इनके बीच का एंगल 0 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, या एक लाइन पहले आप चाहो तो लिख लेना ई डी ए कॉस 0, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1, तो आ जाएगा ई डॉट डी ए। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इसके कर्व सरफेस पे कहीं भी पॉइंट मानते, यहाँ मानते, इधर मानते, कहीं भी, तो हर जगह पर डिस्टेंस इक्वल होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इक्वल हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हुआ, बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू 1/λ L। ये सब 0 हो गया, छोड़ दो, ये बचा। अब इसमें देखिए ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलिए ऊपर ले देते हैं यहाँ पर, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, कौन सी एरिया ले रहे हैं, कर्व सरफेस, तो कर्व सरफेस एरिया को इंटीग्रेट किया गया, तो ये पूरी कर्व सरफेस एरिया कितनी होती है, सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया होती है 2πr/h, 2πr/h। यहाँ पे h क्या है, L, r इसकी रेडियस, जो r डिस्टेंस थी ये इसकी सिलेंडर की रेडियस हो गई, तो इसकी वैल्यू होगी 2πr, तो e इंटू 2πrl, और इधर है 1/λ L। सॉल्व कर लेते हैं, L से L कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा नीचे जाएगा λ/2πε0 इंटू r। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन आ गया कि अनंत लंबाई की हमारे पास एक चालक छड़ थी
जो आवेशित थी उस चालक छड़ की वजह से r डिस्टेंस पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फॉर्मूला है E = λ/2πr और ये डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड कर रही है ये भी आप देख लीजिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस रॉड की वजह से कहीं पर दो बातों पे डिपेंड कर रही है, ये सब तो कांस्टेंट है। एक तो डिपेंड कर रही है लैम्डा पर, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी यूनिट लेंथ में जितने, अभी इतनी बड़ी लेंथ लेते हैं इसमें 3 चार्ज हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और हो रही, इतनी ही दूर में अगर 5 चार्ज होते तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होती। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज की जितनी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उतना बढ़ता जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और दूसरा डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस पर, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी रॉड से जितना आप दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। ठीक, तो ये गॉस थ्योरम के यूज़ करके हम लोगों ने किसी अनंत लंबाई की छड़ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अब सेकंड देखिए, हम लोग दूसरा फार्मूला निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लेन चार्ज्ड शीट ठीक है, एक अनंत विस्तार वाली एक पतली चादर लेना है, एक सीट लेनी है जो कंडक्टिंग सीट है और पूरी तरह से चार्ज है। तो सपोज कर लिए कि हमारे पास ये एक सीट है, किसी चीज़ की पतली लेयर को सीट बोल देते हैं। हमारे पास एक कंडक्टिंग सीट है और ये कितनी लंबी चौड़ी कह रहा है, इनफाइनाइट लेंथ की है, मतलब इसका जो एरिया है वो इनफाइनाइट है। ये पूरी तरह से चार्ज है, ये चार्ज भरा हुआ है, इसको इतना चार्ज दिया गया कि सारा चार्ज इसके एरिया में फैला हुआ है पास पास, और इतना चार्ज दिया गया है कि इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व वो सिग्मा है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, तो इसकी यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो सिग्मा है। अब इस सीट से, ये सीट देखिए ऐसे नहीं बनी है, सामने नहीं है, सीट ऐसे खड़ी है, ये सीट ऐसे रखी हुई है और इस सीट की वजह से r डिस्टेंस पर कहीं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। थोड़ा सा फिगर को और पतला कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। ये ठीक है, ये सीट हमारी ऐसे रखी हुई है, इस सीट की वजह से r डिस्टेंस पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सपोज कर लो इस सीट से r डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये r डिस्टेंस हो गया, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फिर वही तरीका कि सबसे पहले इस चार्ज को घेरो। अब देखिए इस बार ये सीट अगर मान लो इनफाइनाइट रेंज की ना होती, सिर्फ इतनी बड़ी सीट होती, तो इसको आप किस शेप में घेरेंगे। अगर स्फीयर में इसको घेरने की कोशिश करेंगे तो घिर तो जाएगा स्फीयर के अंदर, लेकिन उस स्फीयर के हर पॉइंट से, कल्पना करो एक स्फीयर है, उसके अंदर एक सीट ऐसी रखी हुई है, तो स्फीयर का ये वाला जो हिस्सा पड़ेगा वो तो सीट से इक्वल डिस्टेंस पर, ये वाला और ये वाला, लेकिन यहाँ वाला सीट को टच कर रहा है। यानी जो सरफेस का हर पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्फीयर में नहीं घेर सकते, कोन में नहीं घेर सकते, ठीक है, सिलेंडर में नहीं घेर सकते। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, हम चार्ज को ऐसे घेरेंगे। हम कल्पना करेंगे हमारे पास एक सिलेंडर है जो इस सीट के आर पार जा रहा है, ठीक, वो इस तरह से हमने डिसाइड कर लिया कि इतनी एरिया को छेदते हुए एक सिलेंडर हमारा आर पार गया हुआ है, जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है उतनी डिस्टेंस पे इधर भी मानेंगे P' पॉइंट। और हमने कल्पना किया कि हमने आर पार, इस सीट के आर पार एक सिलेंडर की कल्पना की, और जब सिलेंडर मानेंगे तो सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज घिर जाएगा, ये वाला चार्ज। इतने चार्ज को सिलेंडर के अंदर हमने घेर लिया। सपोज कर लीजिए ये एरिया आपकी A है, A एरिया को हमने कवर कर लिया, बाकी ये सब चार्ज अभी बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर से निकलने वाला टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे। अब इस सिलेंडर के अंदर ये जो गॉसियन सरफेस आपने माना, यहाँ पे चार्ज कितना होगा, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना आ गया, इसके अंदर हमारा टोटल चार्ज आया, यूनिट एरिया में चार्ज कितना है, सिग्मा, इतनी एरिया को हमने क्या माना, A, तो चार्ज कितना हो गया, सिग्मा A। इतनी दूर का चार्ज हमको मालूम हो गया, इतनी दूर में कितना चार्ज है। अब गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं
किसी भी सरफेस, ये सिलेंडर सरफेस हो गया, इस सिलेंडर सरफेस के अंदर क्या बीचों बीच में चार्ज है, कितना चार्ज है, इतना। तो इस सिलेंडर सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स कितना होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज। ये गॉस थ्योरम कहती है। ठीक, अब हम निकालना चाहते हैं कि गॉस थ्योरम तो हमने बता दिया भाई इतना आएगा। अब जरा आप करके देखिए कि इस चार्ज से ये जो हमारा सिलेंडर फेस है कितने फेस हुए, 1 2 और इसका कर्व सरफेस। अगर इस सरफेस की बात करोगे, इसका एरिया वेक्टर इधर काम कर रहा है, इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। इस सरफेस की बात की जाए, एरिया वेक्टर इधर काम करेगा यानी फेस इसका इधर हो जाएगा, और इस प्लस के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। इसके कर्व सरफेस को लो, कर्व सरफेस कहीं भी दिखला दो, मान लो ये दिखला दिए, इसका एरिया फेस ऊपर हो गया और इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अगर ये फेस इधर मानते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाती, क्योंकि प्लस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पर देखिए एंगल 90 बन रहा है। इस बार फिर टोटल फ्लक्स को हम 3 पार्ट में निकालेंगे। ई डॉट डी ए राइट फेस प्लस ई डॉट डी ए लेफ्ट फेस प्लस ई डॉट डी ए कर्व फेस, और इन तीनों का निकाल के टोटल आना चाहिए सिग्मा ए। चलिए सॉल्व करते हैं। राइट फेस का टोटल फ्लक्स कितना हुआ, तो राइट फेस देखिए ई डॉट डी ए कॉस थीटा लगाएंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का कितना 0। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ई डी ए, एरिया हमने इसकी पूरी कितनी मान रखी है, एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर ए, तो ई ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से हमको ई ए मिल गया। प्लस इधर देखो यहाँ पे एंगल 0, यहाँ पे सेम वही चीज़ मिल जाएगी ई ए, प्लस कर्व सरफेस का अगर हम देखते हैं तो कर्व सरफेस पे हमको क्या मिल रहा है, एंगल 90, यानी फ्लक्स कितना हो गया 0 इज इक्वल 1/ε0 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए। ये दोनों मिलके हो गया 2 EA इज इक्वल 1/ε0 टाइम्स सिग्मा ए से ए कैंसिल आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया σ/2ε0। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे और बहुत सारी हमको जानकारी मिलेंगी। तो ध्यान रखिए किसी भी प्लेन शीट के लिए। अब देखिए इसमें कहीं भी ये एरिया नहीं आई कि आपने कितनी एरिया को कवर किया था, कहीं भी ये डिस्टेंस नहीं आया कितनी डिस्टेंस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा था। इसलिए अगर इसको बड़ा भी मानते एरिया को तो ये फार्मूला यही आता। इसी तरह करते करते अगर इस पूरी सीट को हम घेरे होते सिलेंडर में तो ये फार्मूला यही आता। तो पता ये चला कि कोई भी प्लेन सीट हो, चार्ज्ड हो और उस सीट से कुछ डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो फॉर्मूला क्या हो रहा है σ/2ε0, जहाँ सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो फिर वही बात देखें कि सीट की वजह से कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किन किन बातों पर डिपेंड कर रही है, तो हम कहेंगे सीट की वजह से कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो सिर्फ एक बात पर डिपेंड कर रही है, किस पर, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर। इस पर जितने ज़्यादा चार्ज देते जाओगे उतने चार्ज घने होते जाएंगे, पास पास आते जाएंगे, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जितनी ज़्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा एक पॉइंट यहाँ से हमको मिला कि जो ई है वो डिपेंड नहीं करता है किस पर, आर पर। फॉर्मूले में देखिए कहीं आर नहीं आया, यानी किसी सीट की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास कहीं भी पूछेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, कोई चेंजिंग नहीं। हालांकि प्रैक्टिकली ये बात समझ में नहीं आती कि अगर सीट यहाँ पर रखी है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो भी वही आ रही है और यहाँ पे निकालो तो भी वही आ रही है। ठीक, तो एक्चुअल में होता क्या है, इस प्लेन सीट के आसपास, बहुत ज़्यादा दूर नहीं, आसपास कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पीछे हटते जाओगे डिस्टेंस का इफेक्ट तो होना चाहिए था, लेकिन फॉर्मूला तो ये कह रहा है भाई डिस्टेंस पर डिपेंड करता नहीं, यानी डिस्टेंस को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई इफेक्ट नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि अब जैसे आप यहाँ पे एक बड़ी सी सीट है, दीवार मान लीजिए सामने हमारी खड़ी है और हम दीवार के पास यहाँ खड़े हैं, तो हमारी जो कवरिंग एरिया, हम दीवार के कितने हिस्से को देख पा रहे हैं उस एरिया को लीजिए, और जब आप पीछे हटें फिर उसी दीवार के देखिए आप ज़्यादा एरिया को कवर कर लेंगे। तो जैसे जैसे ये पॉइंट हमारा पीछे बढ़ता जाएगा हम ज़्यादा एरिया को व्यू कर सकते हैं, हमारी व्यू रेंज में ज़्यादा एरिया आती जाएगी। इसलिए जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे ही चार्ज भी ज़्यादा होता जाएगा, यानी डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस के साथ साथ डेंसिटी बढ़ रही है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो ये मान चलिए किसी भी सीट की वजह से उसके आसपास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होती है और फॉर्मूला होता है σ/2ε0। बस डायरेक्शन का फ़र्क होगा, वो तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये प्लेन सीट हमारी पूरी प्लस चार्ज थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, फॉर्मूला ये आया, लेकिन आउटवर्ड आएगा। अगर ये सीट नेगेटिव चार्ज होती तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही आता, लेकिन डायरेक्शन इनवर्ट होती। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से देखिए हम लोगों ने एक इनफाइनाइट
लेंथ की रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक प्लेन शीट हमारी जो थी जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको दिया हुआ, इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया। इसी का यूज़ करके हम लोग किसी प्लेट के लिए निकालेंगे, एक सीट है, सीट और प्लेट में क्या डिफरेंस होगा ये देखते हैं। और इसके बाद जो स्पेरिकल सेल हो या स्पेरिकल सरफेस हो उसको चार्ज किया जाए, हमारे पास एक गोला है उसको चार्ज करते हैं, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पूछे तो क्या होगा उसके सरफेस पर या सेंटर पर, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसको फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में निकालते हैं। अभी आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस फॉर्मूले के यूज़ पर हम लोग सेकंड वीडियो में क्वेश्चन लगाएंगे और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, आज बस इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।